नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियां आज भी ठीक नहीं हैं। प्रधानमंत्री ओली ने जो डिसीजन लिया था लोअर हाउस को भंग करने का, और उसको उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा धक्का है करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमारे साथ नई दिल्ली में जुड़ रहे हैं बाबूराम भट्टाराय जी, जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, लेकिन अब अपने रास्ते बदले हैं क्योंकि पॉलिटिक्स नेपाल का बदल चुका है। बाबूराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल परिस्थितियां अब देख रहे हैं आप, इसका अंजाम क्या होने वाला है? ओली अभी भी प्रधानमंत्री हैं, माधव नेपाल और प्रचंड अभी भी पार्टी में हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, फ्यूचर क्या है? तो नेपाल में जो नए संविधान बनने के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी का 2/3 नज़दीक का सरकार बना, उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो लोगों में जो असंतुष्टि बढ़ रही थी उसको डाइवर्ट करने के लिए उनके पार्टी के अंदर जो इनर स्ट्रगल शुरू हुआ, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हुए पार्लियामेंट को जो भंग कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया। इसीलिए टेक्निकली तो क्राइसिस थोड़ा मात्र हो गया है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने मोरली जो रिजाइन करना चाहिए था वो उन्होंने अभी नहीं किया है। इसीलिए कैसा राजनीति आगे बढ़ेगा ये अनिश्चित है। मैं ये चाहता हूँ जल्दी ही ये क्राइसिस को समाधान हो। प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड और माधव नेपाल को धमकी भी दी है कि हटा के दिखाएं, तो कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है वो एक ईगो की लड़ाई नजर आ रही है। ईगो भी है, उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना रुख जो है, दुनिया बदल गई है। मैं खुद कम्युनिस्ट पार्टी में था, उसका जो फिलोसफी है उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अभी भी जो उसका दर्शन है उसे काफ़ी प्रभावित भी हूँ। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रयोग किया गया विभिन्न देश में और नेपाल में जो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिजेनरेट हो गया है। नाम कम्युनिस्ट रखते हैं, काम बिल्कुल जनता के खिलाफ में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बाकी जो पार्टियां हैं उनमें से कोई खास फर्क भी नहीं है। इसीलिए मैं तो मानता हूँ ये घटना कम्युनिस्ट पार्टी अंदर से ही वो विग्रह की तरफ, इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है। एक और चीज़ हम देखते आ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे जब भी उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, वो अपने अंदर ना देखकर बाहर के देशों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो भारत का इन्फ्लुएंस, चीनी इन्फ्लुएंस, इस इन सब पर आप हमने बहुत ब्लेम देखा है। भारत को काफ़ी बार गलत साबित किया जाता है। तो आपको क्या कहना है जब ऐसे बाहरी इन्फ्लुएंसेस को का बहाना बनाया जाता है, या फिर इस बारी हम देख रहे हैं कि भारत से ज़्यादा, क्योंकि हमारे राजदूत तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, लेकिन चीनी राजदूत बड़ी नज़र आई इन सारे लीडर्स के साथ? मेरा तो ये मानना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपने जो अंदरूनी बातें होती हैं वही प्रधान होता है, बाहर का सहायक होता है। इसीलिए नेपाल का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका मेन कारण नेपाल का अंदरूनी ही मामला ही है। तो सहायक कारण में जो भारत और चीन जैसे बड़े मुल्क के बीच में हम हैं, तो बड़े और छोटे देश के बीच में कुछ तनाव तो होते रहते हैं। तो इसीलिए उसका भी सहायक कारण है। फिर मैं मेन कारण तो आंतरिक ही मानता हूँ। आपको क्या लगता है जो ऑपोजिशन है उसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, और जो फ्यूचर है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस नहीं संभाल पा रही, तो क्या नए पार्टीज को आगे आना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, नया नया मार्ग दिखाना चाहिए नेपाल को? बिल्कुल। जो हमारे जैसे जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, वहाँ के पार्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो बने थे, ये कांग्रेस ब्रांड में थोड़ा न्यू लिबरल टाइप के, थोड़ा दक्षिणपंथी टाइप के और थोड़ा वामपंथी टाइप के कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे बने हुए थे, जो भारत में और नेपाल में हम देख सकते हैं। तो 21वीं शताब्दी में अभी हम हैं। दुनिया तो बहुत बदल गई है, यहाँ के उत्पादन की प्रणाली बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गए, लोगों के चेतना बदल गए।
तो इसीलिए हमने जो पुराने पूंजीवाद और साम्यवाद के जो विचार है उसे आगे बढ़ के नए विचार का खोजी हम कर रहे हैं। इसीलिए हमने जनता समाजवादी पार्टी नाम से एक नए पार्टी का हमने शुरू किया है। अभी नेपाल में वो तीसरा सबसे बड़ा पार्टी है। आगामी दिन में हम हमारा ये मानना है हम एक बड़े पार्टी के रूप में उभर आएंगे और देश को एक विकल्प दे पाएंगे। चलिए भारत और नेपाल की ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं और हाल फिलहाल में जो मैप जो नक्शा का कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या आपको लगता है ओली ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी पार्लियामेंट में मैप को पास करके? क्या उनको इंतज़ार करना चाहिए था, भारत से बातचीत करनी चाहिए थी, या अपना नेशनलिज्म का जो झंडा है वो फहराना चाहिए था? दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश में ऐसा होता रहा है, जो अंदरूनी जो संकट होते हैं उसको समाधान जब नहीं कर पाते शासक पार्टियां, तो राष्ट्रीयता के बात आगे ला के लोग ध्यान मोड़ते हैं। तो नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। जो सीमा समस्या की बात है वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने से रहा हुआ बात है। उसको समाधान करने के लिए हमने जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म बनाए थे उसको क्रियाशील करते हुए उसको समाधान करना चाहिए था। दोनों तरफ से वो करना चाहिए था। गलती तो दोनों तरफ से का ही है। फिर भी छोटा देश होने के नाते इसका ज़्यादा नुकसान नेपाल को हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो सबसे हमारा बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, सोशियो कल्चरल रिलेशन भी है, उनके साथ संबंध बिगड़ने के बाद बड़ी नुकसान नेपाली जनता को ही भुगताना पड़ रहा है। इस हिसाब से भी हम चाहते हैं ऐसी सेंसिटिव बातों को वार्ता और डायलॉग के तरीके से ही समाधान करना चाहिए। नई दिल्ली में आपकी किसी से बातचीत या मुलाकात हुई जो लीडरशिप? मैं मेनली तो मैं अपने हेल्थ चेकअप के लिए ही आया था, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी साल रहा हूँ मेरे पढ़ाई के सिलसिले में। इसीलिए मेरे पर्सनल फ्रेंड गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट बाहर भी हैं, तो उनसे मैंने इनफॉर्मल बातें तो की, फॉर्मल बातचीत मैं किसी से नहीं। लेकिन इनफॉर्मल बातचीत? हाँ, इनफॉर्मल बातचीत मैंने की। आखिरी सवाल पूछते हैं। कोविड-19 को लेकर बहुत सारे जो असिस्टेंस है नेपाल और भारत के बीच, काफ़ी सब कुछ चला है। हमने काफ़ी वैक्सीन्स देखा, भारत ने नेपाल को भेजा। तो इस हेल्थ कोऑपरेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए मैं भारत सरकार और भारतीय जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो वैक्सीन प्रदान किए गए उसने नेपाल में कोविड को दूर करने के लिए काफ़ी मदद मिल गया है। आगामी दिन में भी हम चाहते हैं इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल स्फेयर में दोनों देश के बीच का जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़े। दो देश के बीच के रिश्ता अच्छे बने, वही दोनों देश के हित में होगा और छोटे देश होने के नाते नेपाल के हित में बड़ी होगा, मैं यही मानता हूँ। उम्मीद करते हैं कि नेपाल के भी हालात सुधरे और वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ख़त्म हो, और जैसे आपने कहा डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पर काम ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और दुनिया तक के साथ बात करने के लिए। ये थे बाबूराम भट्टाराई जी, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के।